नमस्कार, स्वागत है आपका अपना तशु चैनल पर। हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना गृहदाह। पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह से घर के भीतर के मनमुटाव और आपसी संघर्ष परिवार को प्रभावित करते हैं। आज हम सुनेंगे इस कहानी का दूसरा भाग, जहां संघर्ष और भावनाओं की गहराई और बढ़ती है। प्रेमचंद जी की लेखनी में हर पात्र की पीड़ा और उनकी आंतरिक उलझनों को बारीकी से उकेरा गया है, जो आपको इस कहानी से और भी अधिक जोड़ देगा। तो चलिए, बिना समय गवाए सुनते हैं गृहदाह का दूसरा भाग। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने घर छोड़ने की ठान ली। उसकी उम्र अब 16 साल हो गई थी और इतने तिरस्कार, अपमान और अवहेलना के बाद अब वह उस घर में और नहीं रह सकता था। जब वह छोटा और असमर्थ था तो उसने सब कुछ सहन किया, लेकिन अब जब वह सक्षम हो गया था, आत्मसम्मान ने उसे उस बंधन में बंधे रहने की अनुमति नहीं दी। आत्माभिमान बहुत दृढ़ और टिकाऊ होता है, और अब सत्यप्रकाश के लिए उस घर में रहना असहनीय हो गया था। गर्मी का दिन था और दोपहर का समय। घर के सभी लोग सो रहे थे। सत्यप्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, एक छोटा सा बैग हाथ में लिया और चुपचाप बैठक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी ज्ञानू आ गया। उसे कहीं जाने की तैयारी करते देख ज्ञानू ने उत्सुकता से पूछा, भैया, कहाँ जा रहे हो? सत्यप्रकाश ने शांत स्वर में कहा, मैं जा रहा हूं, कहीं नौकरी कर लूंगा। ज्ञानू ने तुरंत कहा, मैं जाकर अम्मा से कह देता हूं। सत्यप्रकाश ने ठंडे मन से उत्तर दिया, अगर तुमने बताया तो मैं छिपकर चला जाऊंगा। ज्ञानू ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, क्यों चले जाओगे? क्या तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं है? सत्यप्रकाश ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर कहा, तुम्हें छोड़कर जाने का दिल तो नहीं है, लेकिन जहां कोई पूछने वाला नहीं है वहां रहना भी बेमानी है। मैं कहीं जाकर 10-5 रुपये की नौकरी कर लूंगा और जैसे तैसे अपना पेट पाल लूंगा। और मैं किस लायक हूं? ज्ञानू ने मासूमियत से पूछा। अम्मा तुमसे इतनी चिढ़ती क्यों हैं? मुझे तो तुमसे मिलने से भी मना करती हैं। सत्यप्रकाश ने थोड़ा हताश होकर कहा, मेरे नसीब ही खराब हैं, और क्या? ज्ञानू ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम पढ़ाई लिखाई में मन क्यों नहीं लगाते? सत्यप्रकाश ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, मन ही नहीं लगता। जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी सोचता हूं यही ना होगा, ठोकरें खाऊंगा। परवाह किसे है? ज्ञानू की आंखों में आंसू भर आए। वह रोते हुए बोला, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मैं तुम्हें खत लिखा करूंगा और तुम भी मुझे अपने पास एक बार बुलाना। सत्यप्रकाश ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम्हारे स्कूल के पते पर चिट्ठी लिखूंगा। ज्ञानू ने रोते रोते कहा, मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बहुत मोहब्बत लगती है। सत्यप्रकाश ने अपने छोटे भाई को फिर से गले लगाकर कहा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। इतना कहकर सत्यप्रकाश ने अपने आंसुओं को छिपाया और धीरे धीरे घर से बाहर निकल पड़ा। उसकी जेब में एक कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन वह कलकत्ते जा रहा था, एक नई शुरुआत की तलाश में। सत्यप्रकाश के कलकत्ता पहुंचने का वर्णन करना अनावश्यक होगा, क्योंकि युवावस्था में दुस्साहस अधिक होता है। वे बिन किसी भय के बड़े बड़े सपने बुन लेते हैं। उनके लिए कठिनाइयां कोई बड़ी बाधा नहीं होती। सत्यप्रकाश भी इन्हीं युवाओं की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कलकत्ता पहुंचना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने पहले से ही सोच रखा था कि वहां पहुंचकर क्या करेगा और कहां रहेगा। कलकत्ता जैसे बड़े शहर में जीविका का प्रश्न दोनों तरह से देखा जा सकता है, आसान भी और कठिन भी। उनके लिए आसान जो शारीरिक श्रम कर सकते हैं, और कठिन उनके लिए जो कलम से काम करना चाहते हैं। सत्यप्रकाश हाथ से काम करना नीच समझता था, इसलिए उसने एक धर्मशाला में अपना सामान रखा और शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करने के बाद एक डाकघर के सामने अपनी लिखने की सामग्री लेकर बैठ गया। उसने अनपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां और मनी ऑर्डर आदि लिखने का काम शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों में उसकी इतनी आमदनी भी नहीं हुई कि वह भरपेट भोजन कर सके, पर धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी।
सत्यप्रकाश मजदूरों से अत्यंत विनम्रता से बातें करता और उनके पत्रों को विस्तार से लिखता, जिससे वे सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। अशिक्षित लोग एक ही बात को बार बार कहने की आदत रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रोगी अपनी व्यथा का विवरण कई बार सुनाते हैं। सत्यप्रकाश उनकी बातों को सुसंगठित ढंग से लिखकर उन्हें संतुष्ट कर देता था। एक संतुष्ट मजदूर औरों को भी खींच लाता। 1 महीने में उसकी कमाई इतनी बढ़ गई कि उसे 1 रुपये रोज मिलने लगे। अब उसने धर्मशाला छोड़ दी और शहर से बाहर एक छोटी सी कोठरी 5 रुपये महीने पर किराए पर ले ली। वह अब एक समय का भोजन करता, अपने बर्तन खुद धोता और जमीन पर सोता। उसे अपने निर्वासन पर कोई खेद या दुहक नहीं था। वह अपनी स्थिति से संतुष्ट था और घर के लोगों की याद भी नहीं आती थी। परंतु ज्ञान प्रकाश की प्रेम भरी बातें उसके मन से कभी नहीं जाती थीं। वह बिछड़ने का अंतिम दृश्य हमेशा उसकी आंखों के सामने रहता था। जब उसकी जीविका स्थिर हो गई तो उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर में जब पत्र आया तो उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। ज्ञान प्रकाश ने लिखा था कि वह उसे याद करके रोता है और उसके पास आना चाहता है, साथ ही उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। इस पत्र से सत्यप्रकाश को वही संतुष्टि मिली जो एक प्यासे को पानी पीने से मिलती है। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है, कोई उसे भी चाहता है, कोई उसे याद करता है। उसी दिन से सत्यप्रकाश को यह चिंता हुई कि ज्ञान के लिए कोई उपहार भेजूं। युवकों को मित्र बहुत जल्द मिल जाते हैं। सत्यप्रकाश को भी कई युवकों से मित्रता हो गई थी। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया, कई बार बूटी भंग शराब कबाब की भी ठहरी। आईना तेल कंघी का शौक भी पैदा हुआ, जो कुछ पाता उडिढ़ा देता। बड्ढे वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जाता था। इस प्रेम पत्र ने उसके पैर पकड़ दीच लिए। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू किया। सिनेमा का चस्का छूटा मित्रों को हीले हवाले करके टालने लगा। भोजन भी रूखा सूखा करने लगा। धन संचय की चिंता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि अच्छी सी घड्डी भेजूं। उसका दाम कम से कम 40 रू होगा। अगर 3 महीने तक 1 कौडिड्डी का भी अपव्यय न करूं तो घड्डी मिल सकती है। ज्ञानू घड्डी देखकर कैसा खुश होगा। अम्मांग और बाबूजी भी देखेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूं। किफायत की धुन में वह बहुधा दिया बत्ती भी न करता। बड्ढे सवेरे काम करने चला जाता और सारे दिन 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन दूनी होती जाती थी। चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। 2 ही महीने में उसके पास 50 रू एकत्र हो गए और जब घड्डी के साथ सुनहरी चेन का पार्सल बनाकर ज्ञानू के नाम भेज दिया तो उसका चित्त इतना उत्साहित था मानो किसी निस्संतान पुरुष के बालक हुआ हो। घर कितनी कोमल पवित्र मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम ने बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया है। किशोरावस्था में घर माता पिता भाई बहन सखी सहेली के प्रेम की याद दिलाता है। प्रौढ़ावस्था में गृहिणी और बाल बच्चों के प्रेम की। यही वह लहर है जो मानव जीवन मात्र को स्थिर रखता है, उसे समुद्र की वेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाता है। यही वह मंडप है जो जीवन को समस्त विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखता है। सत्यप्रकाश का घर कहाँ था? वह कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के विराट प्रलोभनों से उसकी रक्षा करती थी? माता का प्रेम, पिता का स्नेह, बाल बच्चों की चिंता नहीं, उनका रक्षक उद्धारक, उसका पारितोषिक केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वह एक एक पैसे की किफायत करता था। उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता था और धनोपार्जन के नए नए उपाय सोचता था। उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ था कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे एक घर बनवा रहे हैं जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण आरण लेना पड़ा है। इसलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब से सत्यप्रकाश प्रतिमाह ज्ञानू के पास कुछ न कुछ अवश्य भेज देता था। वह अब केवल पत्र लेखक न था, लिखने के सामान की एक छोटी दुकान भी उसने खोल ली थी। इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि अब यह हत्थे नहीं चढ़ता तो उसके पास आना जाना छोड़ दे दिया।
संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देवप्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर युवक था। बाल विवाह के विरोधी होने पर भी देव प्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को न टाल सकते थे, विशेषतः जब कोई महाशय 50,000 रू दायज देने को प्रस्तुत हों। देव प्रकाश, मैं तो तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा लड्डी डीएच का भी तो तैयार हो। देवप्रिया, तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड्डी डीएच के पहले नहीं करते हैं। देव, ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह न होगा, मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूं। देवप्रिया, उसकी कौन चलावे, वहां कोई रखैली रखली होगी। विवाह क्यों करेगा, वहां कोई देखने जाता है। देव झुंझलाकर, रखैली रखली होती तो तुम्हारे लाड इश्के को 40 रू महीने न भेजता और न वे चीजें ही देता जो पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आता है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैला हो गया है, चाहे वह जान निकाल कर भी दे दे, लेकिन तुम न पसीजोगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देव प्रकाश उससे यही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह कभी इस प्रसंग को आने ही न देती थी। स्वयं देव प्रकाश की यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड्ढे लड्डेचके का विवाह करें, पर उन्होंने भी आज तक सत्य प्रकाश को कोई पत्र न लिखा था। देवप्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्यप्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूं। मुझे बहुत दुहक होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार न करोगे। ज्ञान प्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी। अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानू के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में पड़ डीडीएचना होगा। सत्य प्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे बहुत खेद हुआ। मेरे भ्रातृ स्नेह का यह परिणाम होगा, मुझे न मालूम था। इसके साथ ही उसे यह ईर्ष्यामय आनंद हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिंता थी, मैं तो मर भी जाऊं तो भी उनकी आंखों में आंसू न आए। 7 वर्ष हो गए, कभी भूल कर भी पत्र न लिखा कि मरा है या जीता है। अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो जाएगा, लेकिन सहज में नहीं। कुछ न हो तो मुझे तो एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला। ज्ञानू को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमति और वैमनस्य क्रूरता और नृशंसता का बीजारोपण करता है। इसी माया में फंसकर मनुष्य अपनी संतान का शत्रु हो जाता है। न मैं आंखों देखकर यह मक्खी न निगलूंगा। मैं ज्ञानू को समझाऊंगा अवश्य। मेरे पास जो कुछ जमा है वह सब उसके विवाह के निमित्त अर्पण भी कर दूंगा। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्ञानू भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सूना हो जाएगा। ऐसे पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन न करेगा? क्या उसके जीवन में फिर वही अभिनय न दोहराया जाएगा जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया? दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने 500 रुपये पिता के पास भेजे और पत्र का उत्तर लिखा कि मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया, इसकी बधाई। इन रुपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। रही मेरे विवाह की बात, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ बीता है, उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंब पाश में फंसूं तो मुझसे बद्धा उल्लू संसार में न होगा। मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा ही से मेरे हृदय को आघात पहुंचता है। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करो। मैं अप्रह मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूं, मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव में सम्मिलित न हो सकूंगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद और संतोष का कोई विषय नहीं हो सकता। देव प्रकाश ने जब यह पत्र पढ़ा तो स्तब्ध रह गए। उन्होंने और आग्रह करने का साहस नहीं किया। देवप्रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह लड़का देखने में तो सीधा लगता है, लेकिन भीतर से जहर भरा है। कितनी दूर बैठकर बर्छियों से हमें छलनी कर रहा है। लेकिन जब ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा
तो उसे गहरा आघात पहुंचा। उसे महसूस हुआ कि दादा और अम्माओं के अन्याय ने ही सत्य प्रकाश को इस कठोर निर्णय पर मजबूर किया है। वे ही उसे इस स्थिति तक ले आए हैं, शायद सदा के लिए। ज्ञान प्रकाश को यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि माँ को सत्य प्रकाश से इतनी जलन क्यों थी। किशोरावस्था से ही सत्य प्रकाश आज्ञाकारी, विनयशील और गंभीर रहा था। कभी माँ की बातों का उत्तर नहीं दिया था। मैं खुद अच्छे से अच्छा खाता था, फिर भी उसके मन में कभी ईर्ष्या नहीं दिखी, जबकि उसे जलना चाहिए था। ऐसी स्थिति में यदि उसे गृहस्थ जीवन से घृणा हो गई है तो इसमें आश्चर्य क्या है? और कौन जानता है, मुझे भी इसी तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े। संध्या के समय जब माता पिता इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, ज्ञान प्रकाश आकर बोला, मैं कल भैया से मिलने कलकत्ता जाऊंगा। देवप्रिया ने चौंकते हुए पूछा, क्या कलकत्ते जाओगे? ज्ञान प्रकाश ने जवाब दिया, जी हां। देवप्रिया ने कहा, उन्हें यहीं क्यों नहीं बुला लेते? ज्ञान प्रकाश ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, उन्हें मैं किस मुंह से बुलाऊं? आपने तो पहले ही मेरे मुंह पर कालिख पोत दी है। वह देवता जैसा पुरुष आप लोगों की वजह से विदेश में ठोकरें खा रहा है, और मैं इतना निर्लज्ज बन जाऊं कि उन्हें बुलाऊं? देवप्रिया ने तैश में आकर कहा, अच्छा चुप रह। ब्याह करना है तो कर, नहीं करना है मत कर, मुझे कोई परवाह नहीं। तू चाहे ब्याह कर, चाहे कुंवारा रह, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जा। ज्ञान प्रकाश ने दुखी होकर पूछा, क्या मेरी सूरत से भी आपको अब घृणा हो गई? देवप्रिया ने गुस्से में कहा, जब तू हमारी बातों में नहीं है तो जहां चाहे जा, हम भी समझेंगे कि भगवान ने हमें लड़का दिया ही नहीं। देवप्रकाश ने देखा कि स्थिति बिगड़ने वाली है, तो ज्ञान प्रकाश को इशारे से शांत रहने का संकेत किया और पत्नी को समझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन देवप्रिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कह रही थी, मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगी। आखिरकार देवप्रकाश ने झल्ला कर कहा, तुम्ही ने तो उसे ताने देकर उकसाया है। देवप्रिया ने जवाब दिया, यह सारा जहर उसी चांडाल ने घोला है, जो यहां से 7 समुद्र पार बैठा हुआ मुझे मिटाने का उपाय कर रहा है। उसने मेरे बेटे पर वशीकरण मंत्र चला दिया है। मैं उसकी नस नस पहचानती हूं। देवप्रकाश ने कहा, तो क्या वह शादी नहीं करेगा? अभी गुस्से में है, शांत हो जाएगा तो समझाकर मना लूंगा। देवप्रिया ने दुखी होकर कहा, अब वह मेरे हाथ से निकल गया है। देवप्रिया की यह आशंका सच साबित हुई। देवप्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया, कहा कि तुम्हारी माता इस दुख से मर जाएगी, लेकिन ज्ञान प्रकाश पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक बार नहीं कहकर हां नहीं की। अंत में पिता भी निराश होकर बैठ गए। 3 साल तक हर साल विवाह के दिनों में यह मुद्दा उठता रहा, लेकिन ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। माता के रोने धोने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। हां, उसने एक बात मान ली, वह भाई से मिलने कलकत्ता नहीं गया। इन 3 वर्षों में घर में बड़ा बदलाव आ गया। देवप्रिया की 3 बेटियों का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवा कोई स्त्री नहीं थी। सूना घर उसे काट खाने को दौड़ता था। जब उसका मन निराशा और क्रोध से भर जाता तो वह सत्य प्रकाश को कोसती रहती। लेकिन दोनों भाइयों के बीच प्रेम पत्रों का आदान प्रदान बराबर चलता रहता था। देवप्रकाश के स्वभाव में अब एक अजीब सी उदासीनता आ गई थी। उन्होंने पेंशन ले ली थी और अब अक्सर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहते थे। उधर ज्ञान प्रकाश ने आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली थी और एक विद्यालय में अध्यापक बन गए थे। अब देवप्रिया संसार में अकेली थी। देवप्रिया हर दिन टोने टोटके करके अपने पुत्र को गृहस्थ जीवन की ओर खींचने की कोशिश करती रहती थी। बिरादरी की कौन सी कन्या सुंदर है, गुणवती है, सुशिक्षित है, इन बातों का बखान करती रहती। लेकिन ज्ञान प्रकाश को इन बातों के लिए समय ही नहीं था। मोहल्ले के और घरों में रोज विवाह होते रहते थे। बहुएं आती थीं, उनकी गोद में बच्चे खेलते थे, घर गुलजार हो जाता था। ये चहल पहल देखकर देवप्रिया का दिल बेचैन हो जाता। उसे लगता कि वह सबसे अभागिन है, उसके हिस्से में यह सुख नहीं है। भगवान ऐसा कोई दिन लाएंगे कि वह भी अपनी बहू और पोते पोतियों को देख सकेगी। लेकिन यह सोचते सोचते उसकी हालत उन्मादिनी जैसी हो गई थी। अब वह सत्य प्रकाश को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगी थी। जब तक वह उसे कोसती नहीं थी, उसे चैन नहीं आता था। यह उसका रोज का काम बन गया था।
वह अपनी कहारिन से ये पत्र डाकघर भेजवाती रहती थी। तो यह था मुंशी प्रेमचंद की कहानी गृहदाह का दूसरा भाग। इस भाग ने हमें दिखाया कि रिश्तों की पेचीदगियों और मन के भीतर के द्वंद्व किस तरह से हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि यह कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसका अंतिम परिणाम क्या होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एपना ताशु को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आपके सुझाव और समर्थन हमारे लिए अनमोल हैं। धन्यवाद और अगले भाग में फिर से मुलाकात होगी।